हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा 10th क्लास का चैप्टर जो है लेसन 2 अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि कल हम लोग देखे थे। इसके आगे पीएच तक हमने अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, हाँ पीएच था। पीएच स्केल के बारे में जाने थे, फिर अम्लीकरण क्या है, उदासीनीकरण, ये सब टॉपिक कल ही खत्म हो चुका था पिछले लेक्चर में। और ये हमारा जो चौथा लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार की रासायनिक अभिक्रिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं कि हम लोग देखेंगे कि अम्ल जो है किससे अभिक्रिया करके क्या बना सकता है। तो हम टॉपिक आपके सामने लिख दिए हैं, देख लीजिए टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है आज का टॉपिक। तो अम्ल एवं क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएं कराएंगे बारी बारी से। तो हम लोग पहले वाले में कराएंगे धातु के साथ अभिक्रिया। इसमें देखेंगे कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है और कैसी अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो धातु और कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल और क्षार का भी आपस में अभिक्रिया कराएंगे, जो कि आपका उदासीनीकरण का टॉपिक होता है। उदासीनीकरण अम्ल क्षार अभिक्रिया करता है। फिर धातु के साथ धातु के जो ऑक्साइड होते हैं CO MgO, उसके साथ अभिक्रिया करा के देखेंगे। फिर अधातु के ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे। फिर अम्ल क्षार का जल के साथ अभिक्रिया करा के देखेंगे। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपके अम्ल और क्षार अभिक्रियाएं करते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं कि पहला टॉपिक हमारा जो है धातु के साथ अभिक्रिया। ओके, हम यहीं पे साइड में धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, किसकी, तो अम्लों की। टॉपिक हमारा रहेगा कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया करा के देखेंगे अम्ल कैसा रिएक्शन करता है। ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल जो होता है हमारा धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा H2 गैस मुक्त करता है। पहले हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन दिखाएंगे। अम्ल धातु से, क्रियाशील धातु होना चाहिए। ठीक है, क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, लवण बनाते हैं एवं H2 गैस को मुक्त करते हैं। H2 आपका क्या होगा, गैस को रिलीज करते हैं ना, मुक्त करते हैं। H2 गैस मुक्त करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अम्ल का अभिक्रिया हो गया जो कि धातु के साथ हो गया। तो हम लोग रिएक्शन के माध्यम से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो अम्ल क्रियाशील धातु से हम लोग अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराएंगे और देखेंगे क्या बन रहा है। तो क्या बनता है आपका, लवण बनता है, साथ में आपका H2 गैस भी बनता है। ओके, तो हम कोई अम्ल लेते हैं और धातु में आपका क्या होगा, जिंक धातु हो गया। ठीक है, जिंक धातु हो गया और हमारा ये अम्ल हो गया H2SO4। ओके, ये हमारा अम्ल हो गया H2SO4। फिर हमारा मान लीजिए सोडियम धातु हो गया यहाँ पे, और हमारा दूसरा अम्ल हो गया HCl। ठीक है, ये हमारा दूसरा अम्ल हो गया HCl। ये आपका धातु हो गया। ये हमारा क्या है, जिंक क्या है, हमारा धातु है। और ये हमारा क्या है, धातु हो गया। और ये हमारा अम्ल है, पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ये हमारा भी क्या होता है, अम्ल। तो इस प्रकार से हमारा जो है, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पे क्या बनता है, अम्ल और लवण बनता है और गैस मुक्त होता है। तो ये हमारा धातु, ठीक है, ये हमारा जिंक धातु है, सोडियम धातु। इसकी अभिक्रिया हम अम्ल से करा के देखते हैं कि कैसा अभिक्रिया अम्ल करता है। तो अम्ल में होता क्या है आपका कि इसमें आपका जिंक यानी कि लवण बनता है, यानी कि जिंक SO4, यहाँ पे आपका जिंक, यहाँ से SO4, आपका ZnSO4 बनेगा, जो आपका क्या है, जिंक सल्फेट, जिसको लवण कहते हैं। हमारा बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया आपका, जिंक सल्फेट। और एक तरह से हमारा ये लवण है। ये क्या है, हमारा लवण है। और साथ में आपका क्या होगा, ये H2 दिख रहे अलग आ जाएगा, ये H2 हमारा अलग आ जाएगा। तो क्या हुआ था कि जो अम्ल होता है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, जो कि लवण बन गया है, और साथ में H2 गैस मुक्त करता है। वही रिएक्शन हम यहाँ भी लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा सोडियम धातु है जो HCl से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम, ये हमारा सोडियम धातु है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। ठीक है, ये अम्ल है। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, लवण। यहाँ पे आप Na देख रहे हो, यहाँ का Cl लिख रहे हो, यहाँ पे क्या बनेगा आपका NaCl, जो कि एक लवण है। तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये आपका क्या है? लवण है। और साथ में आपको क्या मुक्त हो रहा है? जो आप देख रहे हो H, आपको जो दिख रहा है H दिख रहा है H, तो H यानी 2 से बैलेंस करना पड़ेगा हमें। यहाँ से 2 से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, और 2Na कर लेंगे। यहाँ से हमारा बन जाएगा 2NaCl साथ में H2, क्योंकि आप H पॉसिबल नहीं है निकलना, रिएक्शन वही है, बस उसकी जो है बैलेंस करने के लिए हमें 2 सोडियम 2 HCl करना पड़ा, ताकि यहाँ से 2 सोडियम और यहाँ से 2 क्लोरीन बाहर निकल के 2NaCl बन जाए और हमारा H2 की मतलब गैस बाहर निकलना है ना, तो H आपका 2 H आपका बाहर निकल जाए ऐसे, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया होती है अम्ल और धातु के बीच। चलिए एक तरह से आप देख रहे हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रहा है, क्योंकि लेसन 1 में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग देखे थे ना कि इसमें कि एक में क्या होता है कि जो क्रियाशील धातु होता है, अगर हाइड्रोजन में जिंक की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक क्या कर रहा है? जिंक हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया तभी पॉसिबल होता है जब आपका जो सामने वाला जो है मतलब क्रियाशील हो, तभी तो इसको विस्थापित कर दिया, कमजोर देकर विस्थापित कर दिया कि नहीं मेरी मतलब मेरी जगह है। तो जो क्रियाशील होते हैं यानी कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से ये सोडियम ज्यादा भी क्रियाशील है, तभी तो उसको कोई वैल्यू नहीं दिया, सोडियम हाइड्रोजन को हटा के खुद उसका जगह ले लिया, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी वही लोग करते हैं जो कि जिसको हटाना है ना उससे बलवान हो, उससे अभिक्रियाशील ज्यादा ताकत रखते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे अभिक्रिया हम कॉपर की देख लें, कॉपर H2SO4, तो यहाँ पे आपकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका कॉपर है या जो धातु है आपका कॉपर धातु, वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो देख रहे हो ना, इसको कॉपर को क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित करना पड़ेगा और खुद आपका CuSO4 बनना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉपर हाइड्रोजन को कभी हटा ही नहीं सकता, वो कभी इसको हटा नहीं पाएगा, इसकी जगह कभी ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो हाइड्रोजन से भी कम मतलब कि कमजोर है, या बोलिए तो अक्रिय है ना, दुर्बल है। तो इसको जानकारी करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होगी? मान लीजिए प्रश्न ऐसा आ गया कि कॉपर प्लस H2SO4 से कैसे क्या बनेगा, तो उसमें आपको क्या बोलना है? नो रिएक्शन। क्या बोलना है वहाँ पे? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे जो कॉपर है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो इसका एक लिस्ट आपका आता है, आपको बुक में भी लिस्ट दिया हुआ है कि कौन हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। जो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे वही हाइड्रोजन को बाहर विस्थापित कर सकते हैं। सोडियम भी अभिक्रियाशील ज्यादा है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन को हटा दिया, खुद जुड़ गया। लेकिन कॉपर क्या है आपका? हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होने के कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कि नो रिएक्शन। उसी प्रकार से पारा भी होता है आपका, Hg जो होता है वो भी नो रिएक्शन करता है, ठीक है। सोना चांदी हो गया आपका, ये आपका सोना चांदी, Ag हो गया, Au हो गया, ये आपके कोई अभिक्रिया नहीं करते अम्ल के साथ। ये चारों कोई अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। चलिए हम एक लिस्ट बनाते हैं कौन कौन अभिक्रियाशील है कौन नहीं, ओके। एक हम लिस्ट बनाते हैं आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम इसका लिस्ट बनाते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम आपका होता है, ठीक है, पोटेशियम देते हैं हम, पोटेशियम के, कैल्शियम, कैल्शियम Ca होता है, उसके बाद आपका सोडियम Na होता है, फिर आपका मैग्नीशियम जिसको Mg कहते हैं, फिर आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को Al कहते हैं, फिर आपका जिंक हो जाएगा, उसको Zn कहते हैं, फिर आपका लोहा हो जाएगा, उसको लोहा क्या बोलते हैं? Fe कहते हैं, ठीक है। लोहा हो गया, Fe कहते हैं। फिर आपका टीन हो गया, टीन हो गया, टीन क्या बोलते हैं पता ही होगा, Sn कहते हैं। तो ये सब जो होते हैं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील वाले। यहाँ पे आपका क्या है? हाइड्रोजन है, जो आपका मेन है ना हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन कह रहे हैं, ठीक है। क्या आपका हाइड्रोजन है जिसको हम लोग H कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? H कह रहे हैं। ये जो होते हैं इसके ऊपर वाले जो है ना सारे के सारे ये अधिक क्रियाशील, सक्रियता वाले हैं। सक्रियता बोलिए या अधिक अभिक्रियाशील बोलिए, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन से क्या है? ये अभिक्रियाशील है, मतलब अधिक ताकतवर है, हाइड्रोजन को कभी विस्थापित कर सकते हैं। और इसके हाइड्रोजन के जो नीचे वाला होता है, ये हाइड्रोजन से जो नीचे वाला, जैसे कि इसके नीचे में आपका क्या क्या होता है? तो कॉपर होता है, पारा होता है, ठीक ना,
सोना होता है, चांदी चांदी सोना होता है, ठीक है। Ag होता है और आपका Au होता है, ठीक है। ये आपका कॉपर है और आपका ये पारा है। Hg क्या है आपका पारा है, ये और आपका Ag क्या है, Ag चांदी है। Ag क्या है आपका चांदी है। ये आपका Au क्या है, सोना है। ये चार ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के नीचे स्तर में, यानी कि क्रियाशील में सबसे नंबर पे ये है, फिर से कम है कम है, यानी जैसे हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उनकी क्रियाशील बढ़ती जा रही है। और हाइड्रोजन से नीचे का आने का मतलब ये सब कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होता है। जब हाइड्रोजन से ये सब तीनों चारों कम क्रियाशील है तो क्या है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा, नहीं ना। जब ये हाइड्रोजन को विस्थापित ही नहीं करेगा, हाइड्रोजन यानी कि अम्लों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। जब हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा तो कैसा रिएक्शन कर रहा, नहीं कर रहा। मतलब कि अम्ल से जो रिएक्शन करना होगा ये सब करेंगे धातु, और ये चारों धातु जो होंगे अम्ल से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। नो रिएक्शन का मुंह लगा दीजिएगा, ओके। तो ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि हाइड्रोजन से इतने सारे जो होते हैं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और ये सब यहाँ पे कम क्रियाशील होते हैं। इसीलिए आप जो भी अभिक्रिया करोगे, जैसे कि आपका Fe हो गया, Fe जो है आपका यहाँ से प्रतिस्थापित कर सकता है हाइड्रोजन को, क्योंकि Fe क्या होता है, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील। हाइड्रोजन से क्या है आपका Fe अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। एल्युमिनियम भी अभिक्रिया कर सकता है, एल्युमिनियम भी आपका हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम भी अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है, ओके। तो ऐसे अभिक्रिया पॉसिबल है। H के जो ऊपर होते हैं, यानी कि H से जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं वही लोग अम्ल से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या था, धातु के साथ अभिक्रिया। और धातु के साथ अभिक्रिया कौन करते हैं, जो कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित करना होगा। विस्थापित होने के लिए हमें हाइड्रोजन से भी अधिक पावर होना पड़ेगा। ये सारे लोग क्या है, हाइड्रोजन से अधिक पावर वाले हैं, ये सब कम पावर वाले हैं, इसीलिए ये सब हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं, तो अभिक्रिया भी नहीं करते। ओके, समझ में आएगा आपको। ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ साफ साफ। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक जिसका नाम है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ओके। इसको हम साफ कर देते हैं और अपने आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ओके। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट। तो हमारा यहाँ पे अम्ल करेगा अभिक्रिया, ये हमारा अम्ल है। अम्ल का धातु, अम्ल के धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट कहेंगे, एवं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो अम्ल जो अभिक्रिया किससे करेगा, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। पहले कार्बोनेट होता क्या देख लेते हैं। देखिए, कार्बोनेट का मतलब होता है, कार्बोनेट का मतलब होता है जिसमें आपका CO3 समूह लगा होता है, उसे हम लोग कार्बोनेट कहते हैं। और आपका बाइकार्बोनेट का मतलब होता है, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है इसमें आपका H लगा होगा, HCO3। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपका लगा हुआ है CaCO3, CO क्या बोलते हैं, CO को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम, बोलते हैं ना, CO क्या बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कहते हैं। और SO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। मतलब इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आपका धातु कार्बोनेट हो गया, क्योंकि कैल्शियम धातु होता है और CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो धातु का कार्बोनेट मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट में क्या लगा होगा, HCO3 लगा होगा। मान लीजिए आप यहाँ लिख दोगे NaHCO3, मतलब आपका Na क्या होता है, सोडियम, क्योंकि धातु है सोडियम। और HCO3 क्या होता है आपको, बाइकार्बोनेट। क्या होता है आपका, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का मतलब Na और आपका बाइकार्बोनेट का मतलब होगा HCO3। तो आगे समझ में आपको कार्बोनेट का मतलब क्या होता है और बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग अभिक्रिया करा सकते हैं। अम्ल की अभिक्रिया कराना है हमें इससे और इससे। परिभाषा देखिए, जब अभिक्रिया हम अम्ल कराते हैं, ठीक है, जब अम्ल की अभिक्रिया, परिभाषा देख लीजिए, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट एवं या बोल दीजिए या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है, तो ठीक है, धातु की अभिक्रिया किसी साथ कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, मतलब यही कोई धातु रहेगा उसी में कार्बोनेट लगा हुआ। जैसे मान लीजिए जिंक भी तो हो सकता है, ZnCO3, इसका कार्बोनेट हो गया। MgCO3 हो सकता है ना, ये भी आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया। तो धातु के कार्बोनेट का मतलब धातु रहेगा और CO3 जुड़ा रहेगा, ठीक है।
तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में क्या होता है आपका H जुड़ा होता है HCO3, बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, तो आपका लवण तो बनेगा ही, तो है सब में आपका लवण बनेगा, लवण बनता है, CO2 बनता है एवं क्या बनता है, जल बनता है। इसमें क्या होता है आपके 3 पॉइंट बनते हैं। जब भी कोई आपका अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या बनेगा, लवण, CO2 एवं जल बनेगा। 3 पॉइंट बनता है, यहाँ पे 3 यौगिक की उत्पत्ति होती है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने कार्बोनेट है भी और बाइकार्बोनेट भी है। ओके, तो कोई अम्ल लेते हैं जिसकी अभिक्रिया हम इसके साथ कराएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा CO3 क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, H2SO4 के साथ करा देंगे। ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये हमारा क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, कार्बोनेट के साथ हो रही है ना। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी आपका अम्ल कुछ धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण, CO2 एवं जल बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, लवण, CO2 एवं जल बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कैल्शियम दिख रहा है, कैल्शियम यहाँ से SO4, कैल्शियम SO4 से अभिक्रिया करके बना लेगा CaSO4, जो कि आपका एक लवण है, कैल्शियम सल्फेट जिसको कहते हैं। क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम सल्फेट। लवण का निर्माण कौन करते हैं, एक ऋणायन और धनायन ही करते हैं। आपका ये पता धनायन होता है, क्या होता है, धनायन। आगे का क्वेश्चन जो है धनायन, असल पे लास्ट में जो होता है ना, इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ऋणायन होता है। जब एक धनायन और एक ऋणायन साथ में जुड़ जाते हैं बोलते हैं लवण है। यहाँ पे आपका ये धनायन है और आपका क्या है, ऋणायन है, इसलिए आपको क्या है, इसको लवण बोलेंगे ना। लवण का मतलब यही होता है, जो धनायन ऋणायन से मिलकर बनता है वही आपका लवण होता है। तो कैल्शियम और सल्फेट ने मिलकर क्या बना लिया, कैल्शियम सल्फेट, जो कि क्या है आपका लवण है। तो हमारा एक यौगिक तो बन गया, बाकी हमें CO2 और H2O बनाना है, वो भी बना देते हैं। यहाँ से देख लो H2 दिख रहा होगा, H2, और CO3 में आपका एक O बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, H2O बन जाएगा। ओके, और CO3 में आपने एक O H को दे दिया है ना, CO3 था, O कितना था, 3 था, लेकिन एक O आपने H के साथ जोड़ दिया, H2 बन गया। अभी कितने बच गया आपका, CO2 बचा कि नहीं बचा, पहले CO3 था, CO3, O कितने 3 हैं, इसमें से आपने एक O H2 को दे दिया, H2 के साथ O जोड़ दिया, क्या बन गया, H2O जल बन गया। अब इसके पास क्या बच गया आपका, अब इसके बाद बच गया CO2, पहले 3 था, अब इसने एक दे दिया वो को H को, अब बच गया CO2, जो बच गया वो देंगे आपका CO2 बाहर निकल जाएगा। तो बनाना लवण भी बन गया, CO2 भी बन गया और जल भी बन गया। और ये कब बनता है, जब कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है। उसी प्रकार से हम कोई बाइकार्बोनेट का भी अभिक्रिया करा सकते हैं, है ना, NaHCO3, जैसे कि यहाँ पे है NaHCO3, आपको पता है ना इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपका क्या है बताइए, ये हमारा बाइकार्बोनेटिक है। तो आप NaHCO3 की अभिक्रिया हम करा देते हैं HCl से, किसे कराते हैं आपका, HCl से करा देते हैं, किससे, HCl से करा देते हैं। तो लवण बनेगा, लवण पता है कैसे बनाते हैं, इसके शुरू वाले पोर्शन इसके लास्ट वाले पोर्शन से आपको लवण बनाते हैं, तो बन जाएगा आपका NaHCO3 में Na और इसका HCl का, ये अम्ल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पता है ना ये अम्ल, और अम्ल अभिक्रिया कर रहा है किससे, बाइकार्बोनेट से, पता है ना HCO3 को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, पूरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम आपका लिख देते हैं, क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो लवण बनाना है, जल बनाना है और CO2 भी बनाना है। लवण कैसे बनता है वो बताया अभी, आगे का जो पोर्शन होता है ना आपका प्लस वाला धनायन Na, और इसके इस वाले के लास्ट वाला क्या है, Cl, जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा NaCl, जो कि आपका सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है। ये हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये हमारा लवण होता है। ये क्या बन गया, हमारा लवण बन गया। और साथ में आपका क्या बन रहा है, देखिए साथ में क्या बन रहा है, यहाँ से देखिए, ये वाला आप H देख रहे हो और ये वाला H देख रहे हो, H कितना हो गया, H2 हो गया कि नहीं हो गया ना, ये H और यहाँ का H दोनों जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2। और वही वाला काम कर लेंगे, CO3 है, C में O कितने 3 है, CO3, O कितने आपके 3 है, तो H2 को और एक O दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, H2, जो कि जल होता है, वो बनाना भी है हमें। तो H मिलके H2 बनेंगे और यहाँ से एक O को निकाल लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O। अब आपके पास कितना बच गया, CO2 बच गया, क्योंकि पहले CO3 था तो O आपने एक दे दिया। अब आपके पास O कितना बच गया, 2 बच गया, तो यानी कि C और CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर उड़ जाएगा।
तो ऐसी अभिक्रिया आपकी सेकेंड अभिक्रिया हमने देख लिया कि जब अम्ल जो होता है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आपका लवण बनता है, CO2 बनता है और आपका जल बनता है, जो कि आपने 2 एग्जाम्पल से ले बात प्रूफ कर दिया। यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपका धातु है और यहाँ पे NaSCO3 जो कि बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, धातु के कार्बोनेट है और यहाँ पे धातु के बाइकार्बोनेट है। सेम अभिक्रिया आप करा सकते हो, जिंक SO4 के साथ कराओगे वही बनेगा, है ना, MgCO3 के साथ करा सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धातु के कार्बोनेट कभी भी कोई भी अभिक्रिया करेंगे ना, कोई भी बस CO3 होना चाहिए, वो लास्ट में आपका लवण जल और CO2 ही बनाएंगे। और जब बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया करेगा तो ही बनने वाला है लवण धातु और लवण H2 और CO2 ही बनेगा। आया समझ में आपको। दूसरा अभिक्रिया कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम चलते हैं तीसरा, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। अम्ल खुद क्षार से अभिक्रिया करेगा तो पता ही होगा, सबको पता है, लवण और जल बनता है, जिसको हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं। लेसन 1 में हम लोग देखे थे इसका अभिक्रिया अलग से, उदासीनीकरण क्या होता है। तो साफ करते हैं, हम तीसरा टॉपिक पे आते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है हमारा रिएक्शन, अम्ल का रिएक्शन कराएंगे क्षार से या क्षार का अम्ल से कराइए, ये दोनों का रिएक्शन हो गया ना। अम्ल का रिएक्शन क्षार से कराइए, क्षार का अम्ल से कराइए, लवण और जल ही बनता है और इसको हम उदासीन कहते हैं क्योंकि विलयन उदासीन हो जाता है। ओके, तो अगला हमारा जो तीसरा नंबर का रिएक्शन है, ये वाला थर्ड पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल ले लेते हैं, पता है अम्ल का पहचान क्या है, जिसमें H जुड़ा होता है और क्षार का पहचान इसमें OH लास्ट में लगा होता है। तो HCl हमारा एक अम्ल है और हमारा NaOH क्या है, क्षार है, ठीक है। तो इसके दौरान क्या बनेगा हमारा पता ही होगा, लवण और जल बनेगा। सबसे पहले परिभाषित कर लीजिए, कैसे करेंगे आप, जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, क्षार से कराई जाती है, क्या बनता है बताइए, तो लवण एवं क्या बनता है, जल बनता है, लवण एवं क्या बनता है, जल बनता है। इसे उदासीनीकरण, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, ये अभिक्रिया क्या होगा, उदासीन हो गया, ना ही अम्ल का पावर नहीं क्षार का पावर, पूरी तरह से जल बन गया और लवण बन गया, मतलब ये अभिक्रिया उदासीन हो गया, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, HCl हमारा अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, समझ गए ना। और क्षार का एग्जाम्पल क्या होता है, क्या होता है, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें H लगा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, ये आपका अम्ल है। इसमें OH लगा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, आपका क्या है, क्षार है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक क्या है, ये अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल है और ये क्या है आपका क्षार है, ये आपका क्या है, क्षार है। हम अम्ल और क्षार के बीच क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो कैसे अभिक्रिया होता है, देखिए बताया था ना, इसका जो शुरू वाला जो पोर्शन होता है इसके लास्ट वाले से जुड़ता है, आपको पता होगा, और इसका जो शुरू वाला है इसके लास्ट वाले से जुड़ जाएगा, ऐसे तो अभिक्रिया होता है। तो बस जोड़ लीजिए, Na की जो होता है, Na वाला जो है बस Cl के साथ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपका NaCl, और आपका जो इसका H है इसके OH के साथ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपका H2O, है ना, H कितना हो गया, H2 और एक O भी तो है, H2O बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये आपका लवण बन गया कि नहीं बन गया, लवण भी बन गया और साथ में क्या बन गया, जल भी बन गया, ठीक है। जब भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो आपका लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया। है समझ में आपका, ये आपका क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसा अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है। जैसे कि H2SO4 प्लस अभिक्रिया कर लेंगे हम लोग, ये अम्ल है और यहाँ पे अभिक्रिया कर लेंगे NaOH से कर लेंगे, ठीक है। NaOH से अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, यहाँ से हमारा बन रहा है, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा है हमारा Na2SO4, जो सोडियम सल्फेट कहते हैं, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, ठीक है, और सल्फेट SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट, जो कि एक हमारा लवण है, क्या है हमारा, एक लवण है। और साथ में आपका क्या बन रहा है, साथ में आपका बन रहा है H2
और यहाँ से H2O, मतलब कि आपका बन रहा है 2H2O। यहाँ से क्या बन रहा है आपका दुगुना जल निकला 2H2O। H2 यानी कि आपका देखिए यहाँ से 2H, यहाँ से 2H, कितने हो गए 4H हो गए ना, और आपका 2 से गुना O में है, कितने O हो गए 2 हो गए। ठीक है, आपका बैलेंस संतुलन में आपको दिखाया गया है। लेकिन कभी भी आपका अम्ल, ये आपका क्या है अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका अम्ल हो गया, और आपका NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है आपका एक क्षार है। तो जब भी आपका अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण रिजल्ट देता है, लवण और साथ में आपका जल का होगा बाहर निकलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया हो गया। अब हम बढ़ते हैं धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु के ऑक्साइड। ठीक है, धातु के ऑक्साइड और क्या रहेगा, अम्ल रहेगा ना, अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे धातु के ऑक्साइड के साथ। ओके, देखते हैं क्या बनता है, साफ कर देते हैं इसको। ओके, तो धातु के ऑक्साइड रहेंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और देखते हैं कि क्या बनता है। ओके, अभिक्रिया कभी भी अम्ल किसी से करेंगे तो लवण ही लवण बनाएंगे, और चैप्टर आपका है ही अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार खेल करते हैं और साथ में लवण बना जाते हैं। ठीक है, ये किसी से भी अभिक्रिया करें लवण बनना ही है, क्षार किसी से भी किया अगर लवण बनना ही बनना है। ठीक है ना, इसलिए अम्ल क्षार एवं लवण। तो अब आके हम लोग चौथा टॉपिक पे, जिसका नाम है धातु के ऑक्साइड। यहाँ पे हमारा अम्ल अभिक्रिया करेगा, अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया हमारी हो गई है, अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। अब धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, देखिए धातु के ऑक्साइड का मतलब आपको पता है, धातु जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्या है, धातु है, इसमें O लगा दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका धातु का ऑक्साइड हो गया। इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका धातु का ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड। उसके बाद अब इसमें धातु बदल दीजिए, MgO लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हो गया आपका मैग्नीशियम है, धातु का नाम क्या है मैग्नीशियम, और लास्ट में O है तो क्या लगा देंगे, ऑक्साइड लगा देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका Mg हो गया। उसके बाद आपका K2, K2 क्या होता है आपका, K2 आपका क्या होता है, धातु होता है, K2 लगा दीजिए। पोटेशियम, पोटेशियम है ना आपका, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। Na2O लगा दीजिए, ये Na2 क्या है, सोडियम है, सोडियम हो गया, सोडियम ये आपका ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड। तो ये सब धातु के ऑक्साइड है और इन्हीं के साथ हमें अम्ल की अभिक्रिया करानी है। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया करानी, देखते हुए आप परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या होता है, परिभाषा देखिए, जब अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, कराई जाती है तो लवण एवं, लवण पक्का है ना, बनेगा ही बनेगा, लवण एवं क्या बनेगा आपका, जल बनता है, लवण एवं जल बनता है। जो उदासीनी बन रहा था ना वो इसी में बनता है, लवण एवं क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, लवण भी बनता है, साथ में जल बनता है। तो इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, फिर रिएक्शन से दिखाइए कैसे आपका अम्ल अभिक्रिया कर लिया धातु से। यहाँ पे अम्ल अभिक्रिया कर रहा है किससे, धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, किससे कर रहा है, धातु के ऑक्साइड से कर रहा है। जब भी अम्ल अभिक्रिया करेगा, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है आपका, लवण बनता है एवं साथ में जल बनता है, लवण बनता है और क्या बनता है आपका, जल बनता है। तो आपके सामने धातु के ऑक्साइड दिख ही रहे हैं, कुछ धातु के ऑक्साइड है, पता है ना, धातु रहेगा और O लगा रहेगा, मतलब धातु के ऑक्साइड है और उनकी अभिक्रिया किससे करानी है, हमें अम्ल से करानी है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं, और क्या उदाहरण में हमारा क्या है, देखिए ये हमारा धातु के ऑक्साइड है CaO, और प्लस में हम ये यहाँ पर लेते हैं H2SO4। ठीक है, आपको पता है ये हमारा धातु के ऑक्साइड है और ये हमारा क्या है, अम्ल है। अब इन दोनों की अभिक्रिया करा के हमें क्या लाना है, लवण और जल मुक्त लाना है। ओके, CO क्या है बताइए, CO आपका धातु है ना, ये कैल्शियम है, नाम में लिखे ना कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ये आपका एक ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया आपका एक ऑक्साइड हो गया, कौन सा ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये
सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे अम्ल क्या हो कर रहा है, आपके धातु की ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। आपको बताया पहले से लवण कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये आगे वाला जो पोर्शन दिख रहा है सोडियम सॉरी कैल्शियम, इसके लास्ट वाले पोर्शन क्या है, सल्फेट, ठीक है। ये आपके धनायन है और ये लास्ट वाले क्या आपके ऋणायन होते हैं। तो जब ये धनायन ऋणायन मिलते हैं ना तब आपके लवण बनेगा। तो CaSO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CaSO4, क्या बन जाएगा CaSO4 बन जाएगा, जो कि क्या होगा, ये आपका क्या है, नाम पढ़िए, क्या है, कैल्शियम है ना, ये आपका क्या है, कैल्शियम है। और SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, जो क्या है आपका एक लवण है, क्या है, लवण है। यहाँ का कैल्शियम यहाँ पे सल्फेट से अभिक्रिया कर लिया, क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि एक लवण है। लवण तो बन गया और आपका जल भी बनेगा। देखिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बच गया, वो बच गया और क्या बच गया, H2 बच गया, है ना। CaSO4 से अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, CaH2 हटा के क्या बना, SO4 से अभिक्रिया कर लेगा, CaSO4 हो गया। तो जो आपका H2 है वो के साथ मिल क्या बना लेगा, बताइए, जल बन जाएगा, H2O, जो कि सही बात है। जब कभी भी अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल ही बनता है, जो कि हमें अभी अभी तैयार करके दिखा दिया कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, लवण और जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गया, चौथा पॉइंट भी हो गया कि धातु की ऑक्साइड जब भी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और आपका जल बनता है। ये बात आपको नहीं भूलना है, लवण और जल बनता है। फिर आपको दिखा देना रिएक्शन साथ, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करा दो, देखो MgO है, MgO का अभिक्रिया करा दो भाई H2SO4 से, तो पता ही होगा आपका MgO H2 को हटा देगा, हटो भाई H, और खुद जुड़ जाएगा ये, यानी कि MgSO4 बन जाएगा। या खुद सोचना, ये आगे वाला पोर्शन को लास्ट वाले से जोड़ देना, Mg को इसके लास्ट वाले से, है ना, MgSO4 बन गया और ये आप दोनों को मिला देना, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। इसके शुरू वाले जो भी होता है धातु, इसके लास्ट वाले आयन से जोड़ देना, ठीक है, आपके लवण बन जाएंगे। और जो इसका शुरू वाला जो होता है इसके लास्ट वाले से जोड़ देना। ऐसी अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन में बताए थे कि कैसे ये लोग चेंज करते हैं। K2 अगर ज्ञात करना होगा, हमारे K2O लिखा हुआ है, H2SO4 से ही करते रहिए, क्या बनेगा, देखिए ये K2SO4 क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा और साथ में H2O क्या बन जाएगा, H2O। तो मिला जुला के कोई भी आपके धातु का ऑक्साइड होंगे, जब भी वो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल ही बनेगा, लवण और जल ही बनेगा। हो गया, सुनना इस टॉपिक इसको। अब चलते हैं हमारा आखिरी प्रकार जो भी है, क्या है आपका, अधातु के ऑक्साइड एवं भस्म की अभिक्रिया। अब हम लोग भस्म की अभिक्रिया कराएंगे, वो भी अधातु के ऑक्साइड के साथ। ओके, यहाँ तक हो गया आप लोग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधातु के ऑक्साइड, ये आपके धातु के ऑक्साइड है ना, हम पढ़ेंगे अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड देखेंगे क्या होता है, अधातु के ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया करा के देखेंगे। ओके, अधातु के ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया करा के देखेंगे। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, ओके, अधातु के ऑक्साइड, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। का क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, अधातु के ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया, अधातु के ऑक्साइड का क्षार के साथ अभिक्रिया। ओके, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं हम बता दें। अधातु का मतलब होता है, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आपके कार्बन क्या है, अधातु है। तो कार्बन में क्या लगा है, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड लगा है, तो कार्बन अधातु है और ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अधातु का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो आपका क्या है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, अधातु है। उसके बाद आपका SO2 भी आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आपके अधातु के ऑक्साइड है, ठीक है। अगर आपने कोई भी जैसे कि धातु लगा हो, धातु और ऑक्सीजन जुड़े हो तो उसको बोलेंगे धातु के ऑक्साइड, लेकिन अधातु से ऑक्सीजन जुड़े हो तो क्या बोलेंगे, अधातु के ऑक्साइड। तो ये दोनों हमारे अधातु के ऑक्साइड है और इनकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, क्षार के साथ, ठीक है ना, किसका कराएंगे, क्षार के साथ। ओके, तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब अधातु के ऑक्साइड, जब अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करते हैं, किससे, क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनाते हैं। अधिकांश आपके लवण एवं जल ही बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा हर एक चीज, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं जिसमें आपका लवण ना बन रहा हो, जल ना बन रहा हो।
बाइकार्बोनेट में आपका एस्टर CO2 भी बन रहा था, लेकिन अधिकांश इसमें आपका H2 मुक्त हो रहा था, लेकिन लवण सब में बन रहा है, लवण और आपका जल सभी में निकल रहा है। यहाँ से जल शुरू हुए, लवण जल, लवण जल, लवण जल, और लास्ट वाले में भी आपका लवण और जल, इसमें उष्मा निकलती है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, उष्मा निकलती है। इन तीनों में क्या बनते हैं, लवण और प्लस में जल। इसके अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस में जल। तो ठीक है, इसमें भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो हमारा अब अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया होने वाला है क्षार के साथ। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ क्या बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्षार है, आपका क्या है, क्षार है आपका NaOH क्षार होता है। ठीक है, और हमारे पास अधातु ऑक्साइड क्या है, CO2 है, CO2, और आपका यहाँ से क्या है, NaOH है। क्या है आपका, NaOH क्षार होता है। NaOH ये क्षार नहीं, CaOH का वोल्ट बात है, CaOH का वोल्ट बात, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार होता है, वही है ना, इसका नाम देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या है, हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका क्षार है। और CO2 क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अधातु के ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु के ऑक्साइड है, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका क्षार है। ये क्या है, आपका क्षार है। ओके, इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, हमारा लवण बनेगा और साथ में जल भी बनेगा। क्या बनेगा, जल भी बनेगा और लवण बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। और धातु के ऑक्साइड अभिक्रिया करने वाले हैं क्षार से। ठीक है, क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। तो कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ पे बनेगा Ca, आप देख रहे हो इसका CO, और इस CO3, CO2 है ना, CO2, और यहाँ से भी O बाहर निकलेगा। यहाँ पे आपके O2 है ना, OH का होल टच मतलब O भी 2 है और H भी क्या है आपका 2 है। तो CaCO2 दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ से अगर एक O और ले लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, COCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में आपका क्या मुक्त होगा, साथ में क्या मुक्त हो गया बताइए, H2 और एक O तो यहाँ चला गया, O एक बच गया, H2O बच गया यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आपको कैसे हुआ, यहाँ से कैल्शियम ले लेना है और यहाँ से SO2, और साथ में आपको पता होगा कि यहीं पे आपका OH का होल टॉइज है, मतलब O भी 2 है और H भी कितना है, 2 है, यानी कि CaO यहाँ से और CO2 यहाँ से क्या बन गया, COCO3 बन गया। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, COCO2, और यहाँ से भी एक O ले लिया, यानी कि O3 हो गया। तो यहाँ पे O एक ही बच गया, O H2 में एक और O जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यानी कि ये आपका रिएक्शन हो गया, इसका लास्ट वाला भी खत्म हो गया, धातु के ऑक्साइड एवं भस्म की अभिक्रिया भी संपन्न हो गई। ओके, अब अगला हमारा बच गया अम्ल क्षार का जल के साथ अभिक्रिया। ये भी आपके 2 लाइन का है, कहानी इसको भी खत्म करते हैं। कितना ही आपके रिएक्शन है जो कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो लास्ट है, इसको भी निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगा और, तो साफ करते हैं और लास्ट वाला भी खत्म करते हैं कहानी, जो कि अम्ल क्षार दोनों अभिक्रिया जल के साथ करेंगे तो क्या बनता है, जल के साथ अम्ल का भी अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ, और क्षार का भी अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अम्ल या अम्ल कराएंगे तो क्षार का पारस्परिक करा सकते हैं ना, अम्ल क्षार की अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ। यहाँ पे पता है क्या बनता है, जब भी अम्ल क्षार के जल के साथ कराएंगे तो आपका बनेगा उष्मा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, उसकी उष्मा मुक्त होती है, और वो आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, जब आपका अम्ल या क्षार जल से अभिक्रिया करते हैं या जल में घुलते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो आयनों में क्या होता है, आयनों में बढ़ जाते हैं, आयनों का निर्माण करते हैं। किसका, आयनों का, आयन का मतलब वही धनायन ऋणायन। ठीक है, या ऋणायन को मुक्त करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, आयनों का निर्माण करते हैं एवं उष्मा मुक्त होती है। इसके लिए मेन पॉइंट है आपका उष्मा मुक्त है। उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। इसे एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, इसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। ठीक है, इसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, ये आपकी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी ना, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके,
तो यहाँ अभिक्रिया हम अम्ल और क्षार को बारी बारी से जल के साथ करा के देखेंगे कि आयनों में टूट रहा है कि नहीं और उष्मा मुक्त होती है कि नहीं। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, HCl की अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है, जल के साथ। HCl की अभिक्रिया कराते हैं हम किसके साथ, जल के साथ। हमें यही ना कहना है अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ करानी है या क्षार की अभिक्रिया जल के साथ करानी है। ये HCl हमारा क्या है बताइए, अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हमारा क्या है, जल है। जब भी हमारा अम्ल अभिक्रिया करेगा किससे, जल से करेगा, तो क्या बनेगा, आयनों में वो आयनों का निर्माण करेगा और साथ में क्या करेगा, उष्मा का निर्माण करेगा, ठीक है। ये अम्ल है, जल है। ये क्या करेगा, H2 दिख रहा है, H2, यहाँ का H और यहाँ का H, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा H3O। क्या बन जाएगा आपका, H3O। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और आपका बेचारा क्लोरीन क्या कर दिया, ये निकाल दिया बाहर, यानी कि आयन में विभक्त कर दिया। तो और जब भी ऐसा आयन में जो कुछ टूटता है ना, तो साथ में उष्मा भी मुक्त होती है, यानी कि उष्मा बाहर निकलती है। इसी को बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आयन भी बन गया आपका, ठीक है। ये धन आयन बन गया, ऋण आयन बन गया, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोरीन का आयन है ना, क्लोराइड बोलेंगे, तो क्लोराइड बोलेंगे। इसमें अंतर है, देखिए क्लोरीन है और ये आपका क्लोराइड है। Cl है ना, ये आयन में जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोराइड है। उसी प्रकार से आपका ये अम्ल का अभिक्रिया कर रहा है। क्षार भी आपका जब जल से अभिक्रिया करता है तो सेम पोजिशन, मतलब सेम ही देखने को मिलता है। क्षार का अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए NaOH है ना, इसके अभिक्रिया किसे कराते हैं हम, H2O के साथ करा देते हैं। तो क्या बन रहा है देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, OH बाहर निकल जाएगा, यानी कि Na, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या, कैसे NaOH की अभिक्रिया, क्षार है ना, क्षार की अभिक्रिया करा देंगे H2O से, ठीक है। तो यहाँ भी वही बनेगा, देखिए H3O प्लस H3O, यहाँ से देखिए H3O प्लस बनेगा और NaO, और आपका क्या हो जाएगा NaO, जो कि नेगेटिव में चला जाएगा NaO। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया, आपका सोडियम ऑक्साइड जो कि आयन में बन गया। तो ये प्लस साथ में उष्मा भी रिलीज करेगा। जो भी आपका आयन में कोई रिएक्शन टूटती है ना, साथ में उष्मा रिलीज होती है, और उष्मा रिलीज होने के कारण कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो लास्ट जो अभिक्रिया हमारा है, अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है, अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है तो वो आयन में टूट जाता है और साथ में क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। जब क्षार आपका जल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और ये आपका जल है। जब क्षार आपका जल से अभिक्रिया करेगा, यहाँ से देखिए ये बन गया आपका, ठीक है, H3O हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और यहाँ से क्या बन गया NaO, इसका H तो भाग गया, एक माइनस चढ़ गया, भाई मेरा बुरा है ना, H तो निकल गया, NaO, ये भी आयन में टूट गया, यानी कि प्लस और माइनस आयन में टूट गया और साथ में क्या मुक्त किया, उष्मा। तो ये आपकी कौन से अभिक्रिया होती है, अम्ल क्षार के जल के साथ अभिक्रिया। तो बस इतना ही, यहीं पर खत्म करते हैं टॉपिक, क्योंकि अम्ल क्षार की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया यहीं पर खत्म समाप्त होती है। तो आगे के लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं लवण, हाँ लवण रहने वाला, अगला टॉपिक हमारा लवण रहने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, पीछे का रिविजन ही बहुत जरूरी है। ओके, टेक केयर, बाय।